नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार और आपको बता दें कि खास तौर पर न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में कितनी उठापटक होती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार की कुछ ऐसी ही हालत है, कहते हैं ना कई बार कि आप कहाँ जाएँ, क्या करें, कुछ नहीं कहा जा सकता और मुझे एक इस पर ज़रूर गाना याद आ रहा है कि आँख है भरी-भरी क्या करें? हँसे कि रोएँ? जी हाँ। और हालात ऐसे कुछ है नीतीश कुमार के एक तरफ इंडिया गठबंधन, बहुत कुछ हुआ, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है और राजनीतिक केंद्र में ये बिंदु रहा कि क्या उन्हें संयोजक का पद मिलेगा। चलो वो भी चीज़ें कहते हैं ना कि आप ज़हर घोंट लेते हैं, उसके बाद अब बात आई है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, क्या वो हो पाएगा? ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है और फिर से वही सवाल उठ रहे राजनीतिक गलियारों में, क्या एनडीए का दरवाजा खुला रहेगा? क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएँ, कोई नहीं जानता। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। असित नाथ तिवारी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हिमराज राम जुड़ चुके हैं, जीपी प्रवक्ता, सारिका पासवान जुड़ चुकी हैं, आरजेडी प्रवक्ता राजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह भी जुड़ चुके हैं, हम प्रवक्ता वहीं हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर मेरे साथ हिमराज राम जुड़ चुके हैं, तो मैं सबसे पहले हिमराज जी आपके पास जाना चाहूँगी। हिमराज जी मुझे दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, तो मैं जाना चाहूँगी असित जी के पास। देखिए असित जी, क्या है ना कि मुझे पता है अगर मैं सवाल पूछूँगी आप कहेंगे ठीक है समय पर, लेकिन क्या होता है ना कि राजनीति में जब बयान आते हैं उसके बहुत कुछ मायने होते हैं। सीट शेयरिंग का पेच फँसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए केंद्र स्तर पर कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार की नाराज़गी क ऐसा तो नहीं कहीं भारी पड़ जाए क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द अब सीट बँटवारा हो। आप ये बताएँ पेच कहाँ फँसा हुआ है असित जी? न तो कोई पेंच फंसा हुआ है, न सीट शेयरिंग में कोई उलझन है और ना ही कभी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सीट शेयरिंग जल्दी जल्दी हो। कल ही नीतीश जी हुँ, ने बयान दिया है आप लोगों के सामने, कल ही नीतीश जी ने कहा है कि सीट शेयरिंग बिल्कुल, हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हुँ, नीतीश जी नाराज हैं, ये बात कहां से आ गई, किसने कह दी? हमें तो नीतीश जी कहीं नाराज नहीं दिखे। कल तो हंसते मुस्कुराते बोल रहे थे कि सीट शेयरिंग हम लोग जल्दी कर लेंगे। तो कहीं कोई देखिए परेशानी है नहीं। इनफैक्ट है क्या कि भाजपा और संघ परिवार के लोग, इन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया, इन लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है, नीतीश जी नाराज हो गए हैं, सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। एनडीए के सहयोगी बताएं, अगर यहाँ कोई बैठे हों एनडीए की, कि भाई लोजपा को कितनी सीटें मिली है, हमको कितनी सीट मिली है, रालोजपा को कितनी सीट मिली है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, तो इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। भाजपा को क्यों इंतजार है हमारी सीट शेयरिंग का? भाजपा अपने में बांटे ना भाई, हम अपना काम हम करेंगे ना, हम कर लेंगे। क्या भाजपा ने अपने सहयोगियों को सीटें दे दी? भाजपा ने भी नहीं दी, लेकिन भाजपा के नेता रोज चिल्ला रहे इंडिया में सीट शेयरिंग नहीं हुआ। भैया आपके यहां भी नहीं हुआ है, आप कर लीजिए। असित जी कहते हैं ना, मैं आपको रोक रही हूँ, हालाँकि हमारी तरफ से बीजेपी अभी जुड़े नहीं है, वो जुड़ेंगे तो ज़रूर मैं आपके सवाल को उनको पास करूँगी। लेकिन क्या होता है ना, सवाल वही पूछे जाते हैं, कहते हैं ना जब हम कहीं धुआँ देखते हैं तभी सवाल पूछते हैं क्या यहाँ पे आग लगी? असित जी, कई नेताओं के गठबंधन की बात करें, अखिलेश यादव की बात कर लूँ मैं, ममता बनर्जी की बात कर लूँ, केजरीवाल की बात कर लूँ, तमाम नेताओं की तरफ से कई बयान आए हैं। बिहार में भी कुछ वैसे ही यथास्थिति है। तो सवाल तो पूछे जाएँगे इंडिया गठबंधन, आप एनडीए की बात करें, देखिए एनडीए में तो सबको पता है कि बीजेपी का आप समझ सकते हैं वर्चस्व है और उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन यहाँ पे सब एकजुट हुए हैं कि हमें मोदी जी का सामना करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। और जब ये गठबंधन हुआ था ना, तभी सबसे बड़ा सवाल ये उठा था सीट शेयरिंग को लेकर। माथापच्ची आज भी देखिए शाम को बैठक होगी, आम आदमी पार्टी कई बैठकों का दौर हो चुका है, वक्त बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त है, चुनाव प्रचार होना है, एजेंडा तय होना और अभी तक आप लोग का माथापच्ची चल रहा है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरोज सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे ही रिएक्शन ले लूंगी। सरोज सिंह जी, स्वागत है आपका। आसिफ जी का ये कहना है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा क्यों इतनी खलबली हो रही है कि ठीक है सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। उनका ऐसा कह रहे हैं कि जो अफवाह फैलाया जाता है कि नाराजगी है वो आप लोगों की तरफ से फैलाई जाती है। इंडिया गठबंधन में सब ओके है, ऑल वेल है। सरोज सिंह जी। अब तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जो बोल रहे हैं वो तो बहुत, मतलब इस पर हंसी आती है। क्या मैं बोलूं, आशीष नाथ तिवारी जी इतने बड़े बड़ी बढ़िया प्रवक्ता हैं, इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, तो बहुत ही शोचनीय विषय है। अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन क्यों सवाल उठाएगा? सवाल तो तब उठेंगे ना जब आपकी घर की बात रोड पे आएगी। आप अपने घर में नूरा कुश्ती कर रहे हैं और आप अपने सीट के बंटवारा में कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम 17 मतलब 17।
कोई कह रहा है कि हम 10 लेंगे, कोई कह रहा है कि हम 4 लेंगे। तो आपके जो भी है वो सारी आपके बात मीडिया में उठ रही है, ये सारी बात मीडिया उठा रही है, मीडिया में आ रही है। तो जब मीडिया में बातें आएगी तो राजनीतिक पार्टी है तो सवाल तो करेगा ना, सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि आप कितने सीट पर लड़ रहे हैं। एक तो कि नीतीश कुमार जी दो दरवाजे पर खड़े हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है क्यों कहा जाएंगे। अभी हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम हुआ जो जनता दल में, उससे साफ इंगित करता है एक कोई स्पष्ट नहीं है कि कहाँ रहेंगे। 2 दरवाजे पर खड़े हैं, डीए के दरवाजे पर खड़े हैं। ये लोग अभी तक उनको कुछ कन्वेनर बना नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। राष्ट्रीय जनता दल उनको बार बार करे कि ना आप मत भागिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हम इतना सीट देंगे, डी राजा मनाने के लिए जाते हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना, सवाल कैसे नहीं उठेगी। राजनीतिक पार्टियां जब हमारे यहाँ एनडीए में माथा फुटबॉल होगी तो सवाल तो आप उठाएंगे ना। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में कभी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का कोई भी पार्टी का कोई भी अलायंस घटक दल ये नहीं कहा कि हम 15 सीट लड़ेंगे, 16 सीट लड़ेंगे, 18 सीट लड़ेंगे या 4 सीट लड़ेंगे। तब तो ये बात आती है ना, तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। सरोज सिंह जी, ये कहते हैं कि ये बार बार ये कहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तो मैके चली जाएंगे देखती रही हो, तो ये लोग तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे। सरोज सिंह की क्या मायके का दरवाजा खुला हुआ है? मायके क्या एनडीए में है? एनडीए है नीतीश कुमार के लिए? यही मेरा सवाल है। देखिए कहाँ जाएंगे नहीं कहा जा सकता, तो क्या आप लोगों ने बात फैला रखी है, दरवाजा खोल रखा है? देखिए ये तो बाहर ये एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी घटक दल बहुत बड़ी अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का बयान आ रहा है कि हमारे यहाँ जो शटर है शटर गिरा हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से ये तो हो रही है ना, विश्वसनीयता नहीं है उनके ऊपर। इंडिया अलायंस में जो घटक दल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई नीतीश कुमार जी जो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री है, जदयू के नेता हैं, उनके ऊपर कोई घटक दल विश्वास नहीं कर रहा है कि रहेंगे कि जाएंगे। इसी का नतीजा हुआ कि न उनको कन्वेनर बनाया, न उनको कोई सीट पर अभी तक फाइनलाइज हो गया है। ये न इधर फाइनल कर रहे हैं, न उधर फाइनल कर रहे हैं। ये लोगों को ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के चक्रव्यूह में ये फंस गए हैं। ये अब ये करे तो क्या करे, वो करे क्या भागिए नहीं, हम आपको सम्मानजनक सीट देंगे। ये करें 17 मतलब 17 लड़ेंगे। ये मनोनिया लगा हुआ है। ये पूरी के पूरी जो है फ्रैक्चर गठबंधन जो है, इसके ऊपर ये कभी भी कुछ भी कर सकता है कि मैं के चली जाऊंगी वाला में ये सबको धमकी दे करके रखे हुए हैं कि हम भाग जाएंगे, मैं के चले जाएंगे। इसमें तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। ठीक है, अब वही देखने वाली बात है, मायके जाएंगे कि जैसा कि आपने कहा कि ठीक है आगे गठबंधन में ही रहेंगे, नीतीश कुमार कब क्या करेंगे। तो मैं बार बार कहती हूँ, मुझे लगता है हर किसी को भी समझ नहीं आता कौन सा फैसला लेंगे। अमिताभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ देखिए, आप सुन ही रहे थे और ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से कहते हैं ना कि राजनीति की एक बिसात लिखी जाती है, और आज जो हम इंडिया गठबंधन पे चर्चा कर रहे हैं अमिताभ, इसमें नो डाउट बहुत बड़ी भूमिका रही नीतीश कुमार की। हमने वो भी देखा संयोजक, लेकिन कुछ भी कई बार अभी बीच में आपने देखा खबरें भी आई कि बातचीत चल रही है, कांग्रेस की तरफ से ये पहल की गई है, कांग्रेस समर्थन में है संयोजक, लेकिन ठीक है वो भी नहीं आ गए। नीतीश कुमार को और कितना जहर निगलना होगा, या क्या फिर से वही मायके वाली बात जो सरोज सिंह जी कह रहे हैं, मायके का दरवाजा खटखटाना होगा? क्या परिस्थिति को समझे अमिताभ? देखिए अंजलि, नीतीश कुमार बिहार ही नहीं देश की राजनीति में एक ऐसे राजनेता है जो कभी इनके लिए दरवाजा कहीं बंद नहीं होता है। अगर वो दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खुला रहता है, खिड़की बंद करेंगे तो दरवाजा खुला रहता है। और आज की परिस्थितियों में भी देखिए तो नीतीश कुमार बार्गेन करने की स्थिति में है। वो आरजेडी से भी बार्गेन कर रहे हैं, वो बीजेपी से भी बार्गेन कर रहे हैं। उनके दोनों बात में उनके लिए ऑप्शन कभी बंद नहीं वो रखते हैं अपने लिए। और रही बात कि ये शुरू से ही उनकी राजनीति को अगर आप देखिए तो अभी जो ललन सिंह का प्रकरण हुआ वो क्यों उन पे लगा, जो इंटरनली जो चर्चा था, जो जिसका हालांकि खंडन पार्टी ने किया है, लेकिन ये लगा कि भाई लालू प्रसाद से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही थी, हटा दिए गए। आरसीपी सिन्हा क्यों हटाए गए थे, उनपे ये आरोप लगा था कि बीजेपी के नेताओं से उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उनका कोई भी फैसला अचानक नहीं होता है, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। और बिहार में देखिए पिछले इस साल की शुरुआत से ही कई तरह के क्यासे उठ रहे हैं, कई तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उन्होंने बयान दिया था सीटों के तालमेल को लेकर, और उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले उनके नजदीकी थे विजय चौधरी, सीनियर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि जो भी गठबंधन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन विजेंद्र यादव जो ललन सिंह के काफी साथ थे और एक तरह से कहें कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, उन्होंने भी साफ उनसे बयान दिलवाया गया है कि समीकरण जो है हम 17 सीटों के नीचे समझौता नहीं करेंगे, हमारा जो फिक्स है सो फिक्स है, बाकी जिसको जहां बात करना है वो बात करे, आरजेडी से बात करें।
अब देखिए जो इंडिया अगर अलायंस की हम बात करें तो यहाँ पे बाकी जितनी अलायंस है, अगर हम जेडीयू अपने एक उसने कह दिया है कि हम 17 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 17 सीटें चाहिए हमें, और दूसरे जो उसकी पार्टी के दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो सीपीआई एम हो, सीपीआई हो, और तो इन लोगों ने और कांग्रेस हो, इन लोगों ने 10 सीटें कांग्रेस ने अपनी मांग की थी बैठक के बाद, 10 सीटें उसने अपनी मांग रखी है कि हम 10 सीटें लड़ेंगे। भाकपा माले ने 5 सीटों का दावा पेश किया है, सीपीआई ने 3 सीटों का दावा पेश किया है। सीपीआई एम के माकपा की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है कि वो कितना सीटों पर ले, लेकिन अगर इन आंकड़ों को हम देख ले तो बिहार में 40 सीटें हैं और 54 सीटों का दावा पेश हो गया है। तो निश्चित तौर पे सीट बटोवल की स्थिति तो है। अब देखना है कि बैठक में ये क्या इसमें निकालते हैं। और देखिए एक तय सी बात है कि इसमें कुर्बानी और उसमें कांग्रेस की ही जाएगी। कांग्रेस ने जो 10 सीट मांगा है उन्हीं को ही आशीष जी बैठे हुए हैं, कमी उन्हीं को करनी पड़ेगी। अगर बड़ा दिल दिखाते हैं तब तो ये बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो भाकपा माले का जो इलाका, जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उससे पहले वो कभी दावेदारी इतनी पेश नहीं किए थे, इससे पहले भी वो आरजेडी के साथ थे, लेकिन चूंकि पिछला विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, इस वजह से किए। दूसरी जो सवाल था कि जो आशीष तिवारी बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं, एनडीए गठबंधन की बातें नहीं हो रही हैं। देखिए एनडीए गठबंधन में स्थिति ये होती है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति ये रहती है कि ले लो, और इंडिया में गठबंधन है कि दे दो। तो ले लो और दे दो वाली जो स्थिति होती है वो बहुत मायने रखती है, और यही एक बड़ा कारण है कि एनडीए की बात नहीं होती है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इसलिए बात हो रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने, सही आकलन किया। हिमराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, हिमराज जी, अमिताभ ने एक बात की कि नीतीश कुमार, देखिए पूरे आप बिहार के नहीं पूरे केंद्र, उनके अंदर एक टैलेंट मैं कह सकती हूँ। राजनीति में बहुत कम नेता, दरवाजे उनके लिए हमेशा ही खुले रहते हैं, और बिल्कुल सही बात है। हमने अभी तक की राजनीति में ये देखा है नीतीश कुमार की। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है, हिमराज जी कौन से करवट लेंगे नीतीश कुमार? और जैसा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा है, और उन्होंने कल एक इशारा भी किया, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में, कि ठीक है आप जल्दी हो जाएगा, बैठकों का दौर जारी है। तो क्या जितनी सीटें चाहिए, अगर उतनी सीटें नहीं मिलती है तो दरवाजा कहीं बदल जाएगा, रास्ते बदल जाएंगे नीतीश कुमार जी के? हिमराज जी, हिमराज जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हिमराज जी तक मेरी आवाज लगता है नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं आशीष जी से ही, हिमराज जी क्या आपने सवाल सुना? आशीष जी, आशीष जी आप अपनी बात करिए। इस प्रश्न का जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहूंगा कि हम यहाँ राजनीतिक चर्चा कर सकते हैं, किसके मन में क्या है ये ना आपको पता है ना हमको पता है। और अमिताभ ओझा जी तो बैठे हुए हैं 20 साल से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव इसी पटना में है उनका। उन्होंने लालू राबड़ी जी का शासनकाल भी देखा है। नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री बनते पहली बार देखा, तब से अब तक देख ही रहे हैं। वो भी नहीं बता पाएंगे किसके मन में क्या चल रहा है। मन में क्या चल रहा है ये बहुत खास, बहुत करीबी लोग बताते हैं। हम प्रवक्ता लोग क्या बताएंगे, आप पत्रकार लोग भी क्या बता पाइएगा? तो ये कौन जानता है किसके मन में क्या? हवा का क्या रुख है, उस पर तो मंथन किया। देखिए राजनीति में कब, मैं तो कह ही रही हूँ कि क्या हो जाए, लेकिन क्या है ना, चाहे अमिताभ जी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, ठीक है, यहाँ बैठ के हम ये तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या होगा नाम सीटों, लेकिन एक आकलन किया जा सकता है। और मौजूदा परिस्थिति तो यही दिख रहा है कि ठीक है, नीतीश कुमार जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज, और ये कोई नई बात नहीं है कि कुछ भी करवट लिया जा सकता है। तो सवाल ही, जैसा कि अमिताभ ने भी कहा कि क्या कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आशीष जी आप इसका जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर कोई भी गठबंधन होता है, 4-5 अलग अलग दल के लोग जब आते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और बिना कॉम्प्रोमाइज किए आप किसी के साथ गठबंधन में नहीं रह सकते। परिवार के सदस्य कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं तब परिवार चलता है। हम तो इतनी बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबको बड़ा दिल दिखाना होगा, सिर्फ कांग्रेस को ही बड़ा दिल नहीं दिखाना होगा। हम क्या ये अपेक्षा करें कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे और हमारे सहयोगी अपना दिल छोटा कर लें? ये अपेक्षा करेंगे तब भी गठबंधन नहीं चलेगा। सबको अपना अपना दिल बड़ा दिखाना होगा। सरोज भैया कह रहे थे कि नीतीश जी को इन्होंने संयोजक नहीं बनाया। सरोज भैया के यहाँ कौन है संयोजक, जरा बता दें। एनडीए का कोई संयोजक है? हमने कभी कहा था कि हम संयोजक बनाएंगे? सुनिए, हमने कभी कहा था कि हम संयोजक बनाएंगे? हम तो शुरू से कह रहे हैं कोई संयोजक नहीं होगा। ये लोग जब आएंगे टीवी पर, इनका संयोजक कौन है भाई? तो आपका संयोजक कौन है?
कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 8-10 सालों में आपके यहाँ हुई हो तो बता दीजिए, कोई बैठक हुई हो तो। आपके यहाँ अधिनायकवाद है, एक अधिनायक है जो डंडे के चोट पर सबको हाँक रहा है कि हमारे साथ रहो, जो दे उतने में लड़ो, उससे दाएं बाएं करोगे तो ईडी का छापा पड़वा देंगे। अब भ्रष्ट रहे हैं, डर तो है कि ईडी कल घुस गई तो पकड़ लेगी क्योंकि गड़बड़ी की है, तो सारे भ्रष्टों का जमावड़ा आपके यहाँ है, ईडी के डर से आपके यहाँ चिपके हुए हैं। जो अब डंडा हाँक दीजिए वो हाँकाएंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन जिन्होंने गड़बड़ी नहीं की है वो तो आपसे नहीं डर रहे, वो आपका मुकाबला कर रहे हैं। भेज दो ईडी, छापा पड़ा दोगे ना, हमें कुछ दिन के लिए पकड़ के जेल भेज दोगे ना, साबित आप कैसे करोगे? हमें मालूम है कि आपको हमारे खिलाफ प्रमाण नहीं मिलेगा, हम मुखालिफ है आपके, आपसे लड़ रहे हैं। लेकिन जिन्हें पता है कि उनके खिलाफ दर्जनों प्रमाण है, उनकी मजबूरी है आपके साथ सटे रहना। 2 सीट दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, वो मजबूरी में आपके साथ सटे रहेंगे। देखिए, भाई ये तो साहब, एनडीए गठबंधन सब कहते हैं कि वन मैन आर्मी, अब मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ते हैं, वहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना आसिफ जी। तो आप संयोजक की बात कह रहे हैं ना, इसलिए सवाल मुझे याद है जब पहली बार बैठक हुई थी ना पटना में, तभी ये आपको याद होगा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि संयोजक का पद नीतीश कुमार जी ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। तो ये सवाल पूछेंगे, एक बिहार की जनता भी तो ये जानना चाहती होगी ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी पूरा भ्रमण किए, सबको एकजुट किया, इतना आसान नहीं था। मुझे तो लगता है बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसका इनाम नहीं मिला। हालांकि सरोज सिंह जी से आपने सवाल पूछा है, सरोज सिंह जी जवाब दीजिए। अभी तो टिकट मांगने या दावेदारी की बात हो रही थी। आसिफ भाई का खुद बयान आया था कि बेतिया से हमको टिकट दिया, जो खुद बेतिया के कैंडिडेट हैं। बयान इनका पेपर में आया था। ठीक है, मांगना चाहिए, दावेदार है, पार्टी के हैं तो हक बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा बहुत बहुत शुभकामना है उसके लिए। मेरा ये कहना है, ये जो बात ये कह रहे हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कौन कन्वेनर है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ न कोई कन्वेनर है न कोई कन्वेनर। यहाँ एक नेता है एनडीए का, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके नेतृत्व पर एक भरोसा और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमारा अलायंस उनके साथ है। हमको किसी से कुछ मांगने और कहने की और कन्वेनर की, नेता की, यहाँ नेता तो क्लियर है। यहाँ नेता आज 15 साल, आज तीसरा हैट्रिक लगाने की स्थिति में है, और पूरे देश की जनता अब जहां पे चुनाव हो रही है वहां पे जीत दर्ज करे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो फिर यहाँ पे कन्वेनर, यहाँ पर नेतृत्व की बात कहां से उठती है? यहाँ कोई अलायंस ये कह रहा है क्या कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं? यहाँ कोई पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है कि हमको इतना सीट चाहिए? तो फिर यहाँ पे कहां से सवाल उठता है कि नेतृत्व और कन्वेनर और कौन नेता होगा? ये तो बात उठी नहीं चाहिए। यहाँ पूरा डिक्लेयर है कि कौन नेता। हमारा भारत का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है, हर जगह पर जीत कर रही है, अलायंस उसके साथ है। चाहे जिस अलायंस को जितनी जो अधिकार है, वो कभी अलायंस नहीं कहा, वो अपने हिसाब से अपना टिकट देंगे, सीट देंगे, सीट का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, और उस सबको एक बांध करके लेकर के 36 पार्टी उसके साथ है, 36 पार्टियों को लेकर के चलने के लिए स्थिति, और पार्टी और जुटेगी, बढ़ेगी। तो ये यहाँ कन्वेनर नेतृत्व पर कोई सवाल ही उठाना बेबुनियाद बात है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एनडीए के अलायंस के नाते हमें अपनी बात ये रखना उचित है हमको। आसिफ जी, यही मैं भी कह रही थी, ये तो एनडीए में तय है वन मैन आर्मी, और आप देखते हैं विधानसभा चुनाव। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी से सवाल पूछना, अगर आप लोग खुद में मंथन करें तो बेहतर होगा। हिमराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमराज जी, क्या आपको आवाज आ रही है? तभी मैं आपसे सवाल लूंगी, नहीं तो मैं किसी और प्रवक्ता के पास जाऊंगी। हिमराज जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? हाँ, सवाल तो सुन रहे हैं हमारे। ठीक है हिमराज जी, मेरा सवाल यही है, नीतीश कुमार का क्या होगा कदम अगर उतनी सीटें नहीं मिलती है? बिल्कुल क्लियर सवाल है, क्योंकि देखिए मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं, आप ये फैसला नहीं सुना सकते, बट कहते हैं ना कि मंथनों का दौर, एक हवा चल रही है, और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर तो देखिए हर कोई अचंभित रहता है। और जैसा कि कह रहे थे सरोज सिंह जी कि क्या वो फिर से मायके चले जाएंगे, क्या लगता है हिमराज जी? या कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना होगा सीटों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बात इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का है, लेकिन बेचैन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल क्यों? ये भी एक सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बेचैनी इनको है, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर के इनको बेचैनी है, परेशानी है, डर है नीतीश कुमार से। चलिए बातें चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयास
जाने देंगे। हम इमरान जी, आप ऑडिबल नहीं हो पा रहे, नेटवर्क इश्यू है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी जब आपका नेटवर्क क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप कहना क्या चाह रही है मैं बखूबी समझ गई। और राजेश सिंह जी से मैं इसका रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजेश सिंह जी, ये बात आसिफ जी भी कह रहे थे और अभी आपने सुना हिमराज जी भी कह रहे थे कि इतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर, बट सीटें नहीं बंटवा रहा। क्या नीतीश कुमार की जनाधार से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? राजेश सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो आप म्यूट पे हैं, इसलिए आप ऑडिबल नहीं है। अनम्यूट करके आप अपना रिएक्शन। राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी, क्या सुन पा रहे हैं आप सवाल? राजेश सिंह जी, लगता है आप राजेश नहीं सिंह, समझ पा रहे हैं। राजेश सिंह म्यूट में आपकी है। आवाज, हाँ, मैं राजेश सिंह जी, आप जब अनम्यूट करेंगे तभी आप हमें बता पाएंगे। सारिका जी हैं। ठीक है, सारिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, मुझे याद है बहुत पहले हमने सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की थी, तब भी आपने कहा था ऑल इज वेल। शायद आप भी आज यही कहेंगी, लेकिन सारिका जी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, नीतीश कुमार, मतलब मुझे लगता है कैसे जब शादी में होता है ना, कैसे फूफा आते हैं जो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने के लिए हर कोई लगा रहता है। फिलहाल ऐसी स्थिति दिख रही है मुझे इंडिया गठबंधन में। सारिका जी। नहीं अंजलि जी, मैं फिर कहूंगी कि सच में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने विपक्षियों के सीट बंटवारे और किसको कौन सी सीटें चाहिए उस पर इतना विचार विमर्श और चिंतित है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पहले बतलाए ना कि चिराग पासवान को कितने सीटें देंगे, चिराग पासवान के चाचा जी को कितने सीटें देंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को कितने सीटें देंगे, जीतन राम मांझी जी को कितनी सीटें देंगे और वो खुद कितनी सीटें रखेंगे। हालांकि देखिए 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार ही मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को ठगा, खासकर उन्होंने बिहार को ठगा है। बिहार में भी वो पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने बढ़ चढ़ के झूठ बोला था। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाजपा में तो बढ़ नहीं कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सही नामकरण उन्होंने भाजपा का किया है, क्योंकि भाजपा जब भी किसी मंच पे किसी प्रदेश में जाती है तो झूठ का तो अंबार लगा देती है। और पिछले चुनाव में भी बिहार में उन्होंने बहुत झूठ बोले थे और किसी भी वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो निश्चित रूप से 40 में से उनको एक सीटें भी इस बार वो जीतने वाले नहीं। और बिहार की जनता उनको जवाब देगी उनके तमाम झूठे वादों के बदले में, उन तमाम बातों के बदले में जिन्होंने कहा था रोजगार देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छा वातावरण देंगे, किसानों के हक की बात करेंगे। वो हर जगह उन्होंने धोखा दिया, छल दिया। और इस बार बिहार की जनता जो है पूरे देश को नजीर पेश करेगी कि ऐसे झूठे लोगों को जवाब यही होता है। लोकतंत्र के हत्यारों को, संविधान के हत्यारों को जवाब जो है लोकतांत्रिक तरीके से हम इन्हें वोट नहीं करेंगे और भाजपा मुक्त भारत 2024 में करेंगे। ये पूरी अंजलि बिहार में, पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि 2024 में मोदी जी चाहे लाख परिश्रम कर ले, लाख प्रयास कर ले, लाख मंदिर मस्जिद कर ले, लाख जात पात कर ले, उनको आने नहीं देना है, क्योंकि पूरे देश को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। सारिका जी, मैं आपकी सारी बातों से ठीक है, कॉन्फिडेंट, और हर पार्टी इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आती है, लेकिन सारिका जी ठीक है, एनडीए के पास एक मोदी चेहरा है और कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके चिराग पास यहाँ पे पता है किसको कितने से, और देखना आप सबको पता है मोदी एक चेहरा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल तो पूछ रहे हैं ना। और बार बार आप देखते हैं बिहार के तमाम राजनेता ने सवाल पूछा कि दूल्हा कौन है। देखिए, बात दूल्हे वाली बात ये ठीक है, कई बार ऐसा होता हम चुनावी मैदान में आते पता नहीं होता, मनमोहन सिंह के वक्त भी ऐसा हो, लेकिन परिस्थितियां बदली हुई है। इस बार तमाम वो राजनीतिक दल है और उनकी महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा दिखाई देती है, अखिलेश यादव की दिखाई देती है, केजरीवाल कई बार अपनी महत्वाकांक्षा दिखा, नीतीश कुमार। और मैं ये मानूंगी कि आरजेडी ने तो कभी खुलकर बोला भी नहीं कि पीएन को संयोजक पद की जिम्मेदारी, क्यों नहीं खुलकर बोला। नीतीश कुमार की वहां भी नाराजगी दिखी, कब वो चले जाए मायके के रास्ते, कहा नहीं जा सकता सारिका जी, हालांकि लगातार मनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से भी। नहीं अंजलि जी, महत्वाकांक्षा की आपने बात की, निश्चित रूप से हमारे दल में जितने दले जो है ना बहुत ही महत्वाकांक्षा से वो लोग प्रोत है, मैं तो कहूंगी, और सबकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन किस बात की महत्वाकांक्षा है उस विषय पर हम बात करें। हमारी महत्वाकांक्षा क्या है?
हमारी महत्वाकांक्षा है राष्ट्र को बचाना है। हमारे तमाम दल जो है तमाम दलों की महत्वाकांक्षा है कि हमारे अपने संविधान को बचाना है। हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक देश के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस लोकतंत्र को बचाना है। ये हमारे इंडिया गठबंधन की तमाम दलों की महत्वाकांक्षा है। और मुझे लगता है इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के पीछे चेहरा कौन होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन नेता होगा, कौन संयोजक होगा, ये तमाम बातें अंजलि जी छोटी पड़ जाती हैं। अब लेकिन जो लोग ये चिंता में पड़े हुए हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के दूल्हा कौन होंगे, तो जरा उनसे पूछ लीजिए कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, बिना दूल्हा के ये बारात लेके क्यों चले गए थे भाई? तो आप तो खुद बिना दूल्हा के बारात लेके आने वाले लोग हैं, तो आप ये चिंता में क्यों कर रहे हैं? हमारी चिंता ठीक है सारिका जी, मैं एजेंडा भी समझ के, और बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा भी जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपस में आप तालमेल नहीं दिखेगा तो कैसे सामना करेंगे, इसलिए सवाल बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछा भी जाता है। और राजेश सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश सिंह जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पहले अनम्यूट करेंगे, उसके बाद ही आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। आप म्यूट पे हैं राजेश सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। राजेश सिंह जी, मैं आपकी ऑडियो को नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सरोज सिंह जी से इसका रिएक्शन लेती हूँ। सरोज सिंह जी, क्या सवाल था? सवाल मैं राजेश के चलते सुना नहीं। सरोज सिंह जी, सारिका जी का ये कहना है कि ठीक है, बार बार ये संयोजक कौन होगा, क्योंकि एजेंडा ये है कि सामना करना और लोकतंत्र को बचाना, ये बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता है। तो इतनी चिंता क्यों होती है एनडीए को कि कौन दूल्हा है, कौन संयोजक है, क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा तो तय है, ये कहा जा रहा है। सारिका जी तो ये दावा मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि जब आप आपस में लड़ेंगे, आपस की बात होगी, तो सारे दल जो यहाँ बैठे हुए हैं, सारे दल राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दल, तो आप अपना घर का झगड़ा घर में सुलझाइए ना। रोड पर जब आप लड़ाई करेंगी, एक दूसरा को अपनाने लगेंगे, सब अपना अपना दावेदारी पेश करेंगे, कोई कहेगा 17, कोई कहेगा 18, कोई कहेगा 16, हम 18 पर लड़ेंगे, कोई कहेगा 12 पर लड़ेंगे, सब अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो बातें जो बाहर आ रही है, मीडिया सवाल उठा रही है, बिहार की जनता सवाल उठा रही है, तो राजनीतिक पार्टियां सवाल क्यों नहीं उठाएगी? राजनीतिक, हमारे जानकारी में जहां तक मैं जानता हूं, बिहार की कोई राजनीतिक पार्टियां इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। यहाँ पर जहां तक रही नेता की बात, तो यहाँ पर एनडीए में प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जो एनडीए अलायंस है वो एकजुट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रही है। तो आपका नेता कौन है? आप नीतीश कुमार जी, जो बिहार में जो इसका सूत्रधार बने, नीतीश कुमार जी को आपने कन्वेदर नहीं बनाया, नीतीश कुमार जी के साथ आपने धोखा दिया, और आज आप कह रहे हैं कि आज आप इतने सीट पर लड़िए, आप सीट पर कंप्रोमाइज करिए। राष्ट्रीय जो भारतीय राजनीति में इतने बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी को आप किनारे लगा करके रखे हुए हैं, करेंगे एक सीट नहीं, आपका लड़ने का हक नहीं है, तो ये कैसे हो? तो बात तो उठेगी ही, बात तो उठेगी, नहीं कैसे उठेगी बात? राजनीतिक पार्टियां है, बात तो उठाएगी। आप अपने घर में आप अपने परिवार बचा रहे हैं, आप परिवार के बचाने के लिए पूरे कुर्बानी दे रहे हैं सारे अलायंस को, तो ये तो सवाल उठेगा ना। ठीक है राजेश सिंह जी, बड़ा सवाल ये है, और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जाता है कि देखिए हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी खलबली मचती है? कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार के जनाधार से, इंडिया गठबंधन के जनाधार से घबराई हुई है एनडीए? राजेश जी, देखिए नीतीश जी अब बिहार के लिए एक अध्याय बन गए हैं, अध्याय नहीं बनते तो वहाँ 39 सीट पर सिमट के रह जाते। और देखे होंगे अंजलि जी कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, और उनको हमारे यहाँ छोड़ के इसलिए गए थे, हमारा मैं बोला नहीं हूँ, मैं कार्यक्रम में था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 मिनट हमको टाइम चाहिए, हम सब इनके एक एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। तो नीतीश कुमार हमारे यहाँ छोड़ के इसलिए गए थे कि इंडिया गठबंधन में इनको नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया जाएगा, वहां भी नहीं बने। लास्ट में दिल्ली में जो लास्ट में ही लोगों का मीटिंग हुआ, उसमें भी इनको कुछ नहीं बनाया गया। लालू जी लेके गए थे कि चलो इनको नहीं कुछ होगा तो संयोजक बनाएंगे, हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो दोनों आदमी वहां से निराश होकर आ गए। दूसरा बात हम इनको जवाब देना चाहते हैं कि लोग बार बार कहते हैं कि जो है सो बेरोजगारी और संविधान खतरा में, तो संविधान तो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगा के जो है सो संविधान को खतरा में डाला था। एक देश में 2
कानून लागू करके कश्मीर में एक अलग झंडा फहराया जाता था और पूरे देश में एक अलग झंडा फहराया जाता था। इमरजेंसी किसने लागू किया था 69 में? केरल में सरकार किसने भंग किया था? सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसने किया था? तो किसके साथ संविधान सुरक्षित है? एक देश, एक कानून, एक राज्य, एक व्यवस्था, सब जो है सो भारतीय जनता पार्टी करना चाहता हूँ। अभी इनको एक डाटा सुना दीजिए बनी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक डाटा जारी किया है जिसमें पहली बार 3.25 करोड़ 3,98,00,000 लोग नया ईपीएफ से जुड़े हैं। तो ईपीएफ ठीक है राजीव जी, देखिए आप मुद्दों से तो ठीक है, जनता तो इसका जवाब देगी चुनावी मैदान में जब आप लोग आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने काम किया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सवाल यहाँ ये है राजेश जी कि यहाँ विपक्ष का ये कहना इंडिया गठबंधन का कि क्यों एनडीए को इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। आप अपने देखिए कि किसको क्या सीट देना है। सारिका जी तो ये कह रही थी विधानसभा चुनाव में आप लोग के पास दुल्हा नहीं था, लेकिन आप लोग गए ना चुनावी मैदान में, तो इतनी चिंता क्यों? ये सवाल था। हिमराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास में आऊंगी। हिमराज जी नहीं, देखिए विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। वो दोनों दो तरह, राजेश बाबू स्टार्ट हो गई है, दोनों दो तरह का चुनाव होता है। आप देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। आप देखिए बिहार की बात, मैं बिहार पर लेके आता हूँ। अरे धर्म से सुनिए धर्म से राजेश बाबू, बोल रहे हैं हमको जवाब देने के लिए जवाब दे रहे हैं ना, आप सुन। अरे तो आपके पास जवाब है, हम तो आपको चुनौती देते हैं कि आप जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर आप जवाब दीजिए, उस पर डिस्कशन कीजिए। हम तो आपके साथ तैयार है डिस्कशन करने के लिए। आप जनता अरे बिना ठगने का आपने भूल सकते। अरे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। रमजान के सवाल पर हम बात करना चाहते हैं तो आपने 9.5 साल के अंदर कितने लोगों को रोजगार दिया ये बता दीजिए। अरे एगो मुखिया का चुनाव अपने आप किसी भी करने की बात करते हो ये बता दीजिए। कभी भारतीय आप जो है महंगाई पर कितने लगाम लगाए हैं ये बता दीजिए। अरे आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप एक आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, बेहतर होगा। ठीक है हिमराज जी, चलिए रिएक्शन दीजिए। ठीक है हिमराज जी बताइए। सबसे पहले तो राजेश जी के तरफ से आया स्टेट बैंक का ये रिपोर्ट सुना रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं 67 साल में तेरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल गुजरा, मात्र 55 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्ज था। ये 9.5 साल में ही अकेले मोदी जी ने क्या करामात कर दिया कि 205 लाख करोड़ कर्ज देश के ऊपर लाद दिया गया। हाँ जवाब दे रहे हैं। और कौन सी उपलब्धि गिनाना चाहते हैं? अच्छा, 4 गुना से ज्यादा आपने इतने कम अवधि में देश के ऊपर कर्जा लाद दिया। एक देश के नागरिक के ऊपर कर्जा लाद दिया। हालांकि आप लोग मुद्दे से डाइवर्ट हुए। आप बता दीजिए, आप यहाँ पे सीट शेयरिंग का दाव पेच फंसा हुआ हिमराज जी। आप ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ, जनता तो जवाब देगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, इंडिया गठबंधन। आप लोग तो मुद्दे को पहले सीट शेयरिंग में पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, तभी तो यहाँ पे वक्त में मैंने पहले चुनाव भी होता है, सरकार भी बनती है, तो जनता के विकास के लिए, जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए तो जनता के ज्वलंत मुद्दों पर तो बात होनी चाहिए। चलिए आज का जो विषय है आपका सीट शेयरिंग का है। जो सीट शेयरिंग का जो हमारा मामला है, इंडिया गठबंधन के घटक दल के सारे लोग मिलकर के इस पर लगे हैं। और जो हम भी चाहते हैं कि कितना जल्दी जो है सीट शेयरिंग के फार्मूले जो है हम लोगों का क्लियर हो जाए। सीट शेयरिंग में जो बातें आई है वो सब साफ सुथरी जनता के सामने, देश के सामने, मीडिया के सामने आ जाए। और सब लोग चाहते हैं इस बात के लिए, लेकिन बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए। वो अपने घर की चिंता करे। वो एक बतावे कि उनके साथ माझी जी लगे हुए हैं, ये चिराग जी लगे हुए हैं, चिराग जी के चाचा लगे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी लगे, अन्य कई सहयोगी दल लगे हैं। उनको पेंडुलम में झुला के रखेंगे
या ईडी सीबीआई आईटी का डर दिखा करके जबरदस्ती पीछे पीछे घुमाएंगे, या वो भी क्लियर करके बताएंगे कि किनको कितने सीटों पर लड़ना। हमारा तो 3 सप्ताह का टाइम हम लोगों ने बताया था, और हम अपने समय सीमा के अंदर सीटों को शेयरिंग का जो मामला है, जो रिजल्ट है, हम सामने रखेंगे देश की जनता के सामने। ठीक है राजेश हमारे जी, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी ने सीधा कि आप लोग जिस तरह से कई इस बार जोड़ा है, आप लोगों ने कैसे मैनेज करेंगे अगर बिहार के परिपेक्ष से समझे, जल्दी से रिएक्शन राजेश जी। देखिए, हेमराज जी को जरा समझना होगा कि इनके पार्टी में बिहार में 40 लोकसभा सीट, कांग्रेस कह रही कि मैं 10 से नीचे मानूंगा, वाम कर रही है मैं 7 से नीचे मानूंगा नहीं, खुद 17 से नीचे हम मानेंगे नहीं। इनकी सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास जनता का वोट है वो कह रहा है 17 से कम नहीं लड़ेंगे, तो इनके लिए नया को सीट बनेगा। अभी एक का एक आया था जिसमें कि अपना कैंडिडेट घोषित कर, सभापति है विधान परिषद देवेश चंद्र ठाकुर जी, सवाल हुआ है कि भाई बिना गठबंधन के, बिना कोई डिसीजन के कैंडिडेट घोषित कर, तो इन लोगों के पास तो अपना अभी कुछ हुआ नहीं है, न नेता है न गठबंधन है। अभी आप देखिएगा, पूरा सुन लीजिए जी, पूरा सुन, अभी देखिएगा कि दिल्ली के देखिएगा, पंजाब देखिएगा, बंगाल के स्थिति देखिएगा कि बंगाल में वहां की जो है से ममता जो है सो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ममता जी के पार्टी कह रही है कि कांग्रेस से बीजेपी का एजेंट है। तो इन लोगों का अब चुनाव स्तर पर है, इन लोगों का न नेता है, न हुआ, न संयोजक हुआ, और इन लोगों का देखिए तीर्थ स्वार्थ, परिवारवाद, घोटाला और जो घोटाले का टीम, सब वही लोग स्वार्थ से देते हुए हैं। ठीक है राजेश जी, आपका ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है, लेकिन आपके सवाल मैं समझ गई हूँ। मैं सारिका जी से इसका जवाब ले लूंगी। सारिका जी, राजेश जी का तो सीधे कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई चिंता नहीं है, सब कुछ क्लियर है, और यहाँ पे जैसा कि आपने सुना वो कह रहे कि अपने अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन हुआ है, ना कि देश की जनता के लिए। देखिए अंजलि जी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजनीति की शुरुआत ही उनकी स्वार्थ से होती है, वो क्या जाने कि निस्वार्थ भाव से काम करना क्या कहलाता है। जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे विराजमान होकर के अपनी डिक्टेटरशिप पूरे देश में चलाना चाहते हैं, वो क्या जाने कि जनता का सेवा क्या होता है। पूरे देश में लोगों को रोजगार चाहिए राजेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दी है, बल्कि उन्होंने नौकरियां लोगों से छीन ली। जिन्होंने कहा था कि सिलेंडर के दाम जो है गरीब के घरों में सस्ते में पहुंचेगा, वही सिलेंडर के दाम जो है दुगनी कीमत पे आज मिल रही है। आज महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई नेकी है, ना कोई नियत है, ना तो देश या बिहार की जनता के लिए काम करने का उनके पीछे कोई उद्देश्य है। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, पूंजीपतियों को लाओ, अपनी जेब भरो, भ्रष्टाचारियों को खोज खोज के लाओ, अपनी पार्टी में मिलाओ और उनको क्लीन चिट वाला सर्टिफिकेट दे दो। अपने विपक्षियों के घर ईडी इनकम टैक्स को भेजो, उनके ऊपर आप कार्रवाई करवाओ, झूठे केसेस में उनको फंसा। भारतीय जनता पार्टी का तो एक सूत्री कार्यक्रम यही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कभी भी अंजलि जी कभी भी मुद्दों पे बात कर पाई है? अरे ये तो घबरा जाते हैं जब हम इनसे नौकरी की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ही पस्त हो जाते हैं जब हम इनसे बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में सत्ता में रही और भाजपा शासित जिन राज्यों में माँ बहन और बेटियों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार और हत्याएं हो रही है, ये तो चुप हो जा रहे हैं, इनको सांप सूख जा रहा है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब, जुमलेबाजी, धोखेधड़ी और देश के संसाधनों को बेचने वाली, देश के मशीनरी लोग अपने विपक्षियों को साधने के लिए करने वाली पार्टी है। राजेश जी, अभी के ये तो सवाल मतलब देश का केंद्र मुद्दा ही रहा है, ईडी का दुरुपयोग, ये तो मैं मतलब ये बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये आरोप लगते रहे। और बड़ा सवाल ये है कि देखिए जनता सब कुछ देखिए, मैं तो यकीन मानती हूँ जनता सब समझती भी है। बड़ा सवाल लेकिन यहाँ पे ये है कि अब विपक्ष मजबूत हो, ये जनता के लिए ही फायदा होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन तमाम राजनीतिक दल आए हैं सामना करने के लिए, लेकिन क्या सीटों पर जो दांवपेच फंसा हुआ है, तमाम राज दर राज चर्चा भी होती है, लेकिन क्या निष्कर्ष होगा ये तो देखने वाली बात है, कितना इम्पैक्ट होगा। राजेश जी, देखिए अभी ये कह रहे हैं कि इसे
बहू बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी पटना के बगल में अभी 2 दिन पहले की घटना है कि दलित बच्ची के साथ क्या हुआ है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या स्थिति है, तो पूरा बिहार के लोग त्राहिमाम स्थिति में है। दूसरा जो है मणिपुर भूल गया है लगता है, ना, मैं आप बोल रहे थे तो मैं मणिपुर की घटना भूल गए, वो तो फिर आप लोग पूरा देश शर्मसार हो गया। ये एक बड़ा मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली 2 मिनट बात करने के लिए मणिपुर की घटना पर। चुनाव में आप लोग तो, मैं अभी उस बात पे नहीं जाना चाहूंगी, बहुत ऐसे मुद्दे जो डाइवर्ट किए जा रहे हैं जनता के लिए। अभी और आप इसमें लोग सुनने के लिए कहा, अभी जो है ना से हमारा सरकार बना ना, तो अति पिछड़ा समाज के बेटी को डिप्टी सीएम बनाए और लालू जी अपना बेटा को डिप्टी सीएम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बिहार में सत्ता में नहीं रहे हैं। 1-1.5 साल पहले तो थे ही सत्ता में, तो कुछ भी बिहार की तस्वीर उस वक्त भी नहीं बदली थी। और मैं माफी के साथ और मैं बहुत खेद के साथ ये कह रही हूँ कि तस्वीर अभी नहीं बदली है, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ और हर कोई चाहता है वहां भी बदलाव। लेकिन क्या होता है ना, बिहार मुझे एक लगता है कि सबके लिए राजनीति का केंद्र जरूर बन गया। मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो वहां की जनता को रोजगार चाहिए, उस पर आप लोग चुनावी मैदान में आएंगे तो बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ, जनता भी यही उम्मीद करती है। आखिरी रिएक्शन अमिताभ, चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर, और आपने देखा, हमने थंबनेल भी दिया कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और नीतीश कुमार की फिलहाल जो स्थिति वैसी है। आपने देखा, कहते ना कि बहुत कुछ उम्मीदें थी लेकिन दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने सबको एकजुट किया तो ऐसा लगा ठीक है, पीएम के चेहरे पर आपने देखा तमाम कर। नीतीश कुमार तो हमेशा कहते रहे नहीं नहीं नहीं, लेकिन राजनीति में नहीं कहना ही बहुत कुछ होता है। कार्यकर्ताओं ने बहुत बार नारेबाजी की, फिर संयोजक की बात सामने आई। अब सीट बंटवारे पर अटका हुआ। हालांकि देखिए, आशीष जी ने तो कहा कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और मुझे भी ऐसा लगता है बिहार में कांग्रेस को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अमिताभ, क्या आगे समीकरण हो सकता है? देखिए, अभी बहुत कुछ बिहार में अगले सप्ताह जब 14 तारीख के बाद का जो स्थिति बदलेगा, तो बहुत कुछ बिहार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, और तमाम पार्टी के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को समझना, उनके पार्टी में उनके दाएं बाएं रहने वाले भी नहीं जानते हैं कि अगला डिसीजन उनका क्या होगा। और कहीं ना कहीं, चाहे वो एनडीए की सीट शेयरिंग की बात करें या फिर इंडिया की सीट शेयरिंग की बात करें, ये बहुत कुछ नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में जो उनके फैसले हैं उसके चलते रुका हुआ है। और उसी के चलते अभी जो सीट शेयरिंग की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, जो बैठक है, वो अभी रुकी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है, और ये इशारा जरूर मिल चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपना डिसीजन लेंगे, और उसके बाद ही, चाहे वो एनडीए अलायंस की बात कर ले या फिर इंडिया अलायंस की बात करे, वो चल रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अंदर खाने जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ अभी इंडिया अलायंस बचाने की नहीं, या सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही है। उसी तरीके से अगर हम देख ले तो एनडीए अभी सब कुछ खामोश होकर देख, वो मुखदर्शक बनी हुई है कि आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होगी। और यही वजह है कि आशीष तिवारी जो सवाल कर रहे थे कि इंडिया में क्यों खामोशी है, तो एनडीए में क्यों खामोशी है, तो वो खामोशी की वजह भी नीतीश कुमार ही है। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा निष्कर्ष और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीतीश कुमार आप देखते हैं कि बहुत, उन्हें देखिए, नीतीश कुमार को जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। अब देखने वाली बात ये है कि इंडिया गठबंधन क्या उनके सम्मान जो उन्हें चाहिए वो मना पाएंगे या नहीं, है तो वक्त ही बताएगा। बाकी एनडीए के लिए तो खुला हुआ ही। अब देखने वाली बात ये है कि आगे क्या कुछ दिशा बदलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, आने वाले वक्त के लिए नीतीश कुमार का कदम बहुत कुछ डिसाइड होगा, और देखने वाली बात यह है कि क्या वो कदम उठाएंगे। हालांकि वो क्या कदम उठाएंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो तो जब उठाया जाएगा तभी देखा जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में लेकिन हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धन्यवाद।